क्लास 8th। आज हम कुछ और एक्स्ट्रा पर्सन पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो काम था अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हमने इसमें सिर्फ 12 पर्सन ही किए हैं अभी, और आगे पर्सन बचते हैं क्योंकि कंप्लीट थ्योरी नहीं हुई है। पर्सन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों के खिलाफ क्यों थी या उनके विरुद्ध क्यों थी। या आप इसको इस तरह बना सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारकों की गतिविधियों पर रोक क्यों लगाने की तैयारी में थी। तो कोई सा भी एक पर्सन लिख सकते हैं इसमें से। इसका जो आंसर है वो है पेज नंबर 100 पे। ये जो चित्र दिखा रखा है तो यहाँ से देखेंगे भी। ईसाई प्रचारक ये मानते थे, ईसाई प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है, और नैतिकता का जो विकास है, उत्थान है, वो केवल ईसाई शिक्षा के जरिए ही हो सकता है। 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रचारक गतिविधियों के खिलाफ थी। कंपनी को ये लगता था कि प्रचारकों की गतिविधियों के कारण स्थानीय जो जनता है उसके अंदर असंतोष पैदा होगा और लोग भारत में अंग्रेज़ों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले भूभागों में अपनी संस्थाएं न खोल पाने की वजह से प्रचारकों ने आखिर में श्रीरामपुर में अपना जो मिशन खोला, स्कूल खोला। इसका जो डेनिश, यह इलाका डेनिश कंपनी के अंतर्गत आता था, यानी उसके कंट्रोल में था। और वर्ष 1800 में एक छापा खाना यहाँ पर लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज बनाया गया। तो ब्रिटिश कंपनी को यहाँ पर सिर्फ यही डर था कि जनता के मन में हमारे प्रति कोई खतरा पैदा शक की दृष्टि से न देखे, और फिर भी इन्होंने जहाँ पर इनका कब्जा था, वह अंग्रेज़ों का कब्जा था, वहाँ पर तो काम नहीं कर पाई ये, लेकिन दूसरी जगह काम कर पाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है भी, विलियम एडम की रिपोर्ट को संक्षेप में वर्णन कीजिए, या विलियम एडम की रिपोर्ट का संक्षेप में वर्णन करो। विलियम एडम एक यात्री के रूप में आया था भारत में, और इसने यहाँ पे क्या देखा, देखो। विलियम एडम की रिपोर्ट 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आया था। ये ईसाई धर्म प्रचारक था। ठीक है, अभी आप क्या लिख सकते हैं, 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई धर्म प्रचारक एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। इसने रिपोर्ट में पाया, एडम ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिसमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी भाग नहीं होते थे। यानी भी एक क्लास में 20 से ज़्यादा, क्लास में क्या पूरे स्कूल में ही 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से ज़्यादा थी पूरे बिहार में। पाठशालाएँ संपन्न लोगों द्वारा या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएँ स्वयं गुरु ही चलाते थे। इसमें शिक्षा का जो तरीका था वो काफ़ी लचीला था। बच्चों की शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे सीधे, बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की जो इमारत है अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई भी प्रबंध नहीं था।
सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की पेड़ में चलती थी, तो कई किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही चलती थी। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा बोल कर बताकर अर्थात मौखिक रूप में दी जाती थी। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह बैठते थे और अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेता था। तो ये है विचारा। आज का जो हम मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। ये सारा का सारा आपने लिखना है प्रश्न नंबर 14 में। अब है प्रश्न नंबर 15। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया? 1854 के बाद कंपनी ने देशी व्यवस्था में सुधार के लिए क्या किया? आगे चलते हैं। ये है पेज नंबर 102 पे। 1854 के बाद कंपनी ने देशी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। कंपनी ये मानती थी कि मौजूदा जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नया नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और को व्यवस्थित करना चाहती थी। तो क्या किया इसने? इसमें यहाँ पर देखो, सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा। इनमें से 4-5 स्कूलों की जिम्मेवारी एक पंडित को सौंप दी गई। 4 से 5 स्कूलों की जिम्मेवारी एक पंडित को सौंप दी गई। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, अध्यापन की स्थिति में सुधार लाना, यानी कंडीशन ऑफ एजुकेशन टीचिंग, इनमें सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूलों के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं और नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अध्यापन मौखिक की बजाय पाठ्यपुस्तकों से होने लगा और विद्यार्थियों की प्रोग्रेस रिपोर्ट को मापने के लिए एनुअल एग्ज़ाम होनी शुरू हो गई, वार्षिक परीक्षाएं बनाई जाने लगी। और ये भी फैसला किया गया कि नियमित रूप से विद्यार्थी शुल्क दे, अर्थात फीस दे, नियमित रूप से कक्षा में आए और सीट पर बैठें, अनुशासन के नियमों का पालन करें। तो ये था भी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार 1854 के बाद। तो आज के लिए इतना ही भी, नेक्स्ट हम आगे करेंगे क्योंकि 2-3 प्रश्न और बचते हैं। थैंक्स।